हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत सूर्य ताप एवं तापमान के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह के ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर है सूर्य। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। तो पूछा जाएगा पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग किस रूप में आता है। तो इसका उत्तर है लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में। अतः पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंगदैर्घ्य सौर ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या फिर सूर्य तप कहते हैं। अतः पृथ्वी की सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंगदैर्घ्य सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता। तो आगामी सौर विकिरण या फिर सूर्य तप। आगे है सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः अस्थिर रहती है। तो सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा कैसी होती। तो प्रायः अस्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः अस्थिर रहती है। इसे सौरिक अस्थिरांक कहते हैं। तो सौरिक अस्थिरांक किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह की प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसे सौरिक अस्थिरांक कहते हैं, जो कि अस्थिर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है, जिसमें अत्यधिक दबाव एवं उच्च तापमान तथा नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरित होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है। तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, जिस कारण से ऊष्मा का जनन होता है। अब आगे है सूर्य तप का वितरण। सामान्य रूप में धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होती है। तो याद रखेंगे सूर्य ताप की मात्रा किस ओर जाने पर कम होती। तो भूमध्य रेखा से सूर्य की ओर जाने पर। परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन अर्थात टेम्पोरल चेंज अर्थात क्षणिक परिवर्तन होता है। सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति के कारण अत्यधिक सूर्य तप क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है, अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में खिसकता रहता है। आगे है अधिकतम सूर्यात तप प्राप्त करने वाली तपीय अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। तो याद रखेंगे अधिकतम सूर्याताप प्राप्त करने वाली तपीय अक्षांश क्या है। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि आपको ऑप्शन में भूमध्य रेखा भी होगा, तो आपको भूमध्य रेखा को न मारकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर टिक लगाना है। आगे है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, अर्थात पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र अर्थात सभी जगह समान कोण पर नहीं पड़ती है। अर्थात मानते हैं यहाँ सूर्य है
तो अगर नीचे गया तो यहाँ 90 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे और तरफ बढ़ते जाएगा वहाँ उसका एंगल चेंज होता जाएगा। अर्थात सभी जगह समान कोण पर पृथ्वी पर इसकी किरण नहीं गिरती। सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा सौरिक ऊर्जा का क्षय सीधी अर्थात लंबवत किरणों की अपेक्षा अधिक होने से शारीरिक तप कम प्राप्त होता है। अर्थात जहाँ सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ उसका अर्थात सूर्य का ताप अधिक होगा, और जैसे जैसे अर्थात जितना तिरछा पड़ेगा उतना सूर्य का ताप कम होगा, क्योंकि इससे ऊर्जा की क्षय होती है। दूसरा कारण है सूर्य के प्रकाश की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जितने समय तक सूर्य धरती पर अर्थात पृथ्वी पर पड़ेगा, अर्थात जितने अधिक समय तक सूर्य का तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। वहीं तीसरा है जब सौर कलंकों अर्थात सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात सौर कलंक क्रिया बढ़ती है तो सूर्य से विकिरण में वृद्धि होती है तथा धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे सौर कलंक के होने पर सूर्यताप की मात्रा बढ़ जाती है पृथ्वी पर। चौथा कारण है वायुमंडल का प्रभाव। सौरिक विकिरण तरंगों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। याद रखेंगे सौरिक विकिरण तरंगों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए कहाँ से गुजरना पड़ता, तो पृथ्वी के वायुमंडल से। परिणाम स्वरूप सौरिक ऊर्जा के कुछ भाग परावर्तन, विसरण, अवशोषण, प्रकीर्णन आदि प्रक्रिया द्वारा मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण धरातल पर सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण अर्थात ऊर्जा के जितने भाग का परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण के जितने भाग का परिवर्तन हो जाता उसे एल्बिडो कहते हैं। आगे है पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, अर्थात सूर्य का विकिरण पृथ्वी पर 30 से 35% भाग यह विकिरित कर देता है, जबकि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि का है। आगे है मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, अर्थात सबसे ज़्यादा विकिरण कहाँ से लौटती अर्थात परावर्तित होती तो नवपात हित से। वहीं दूसरा मरुस्थल से जहाँ से एल्बिडो 20 से 30% होती। वहीं आगे है धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15% तथा पेरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20% है। अब आगे है धूलि कणों तथा जल कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय लघु तरंग सौरिक विकिरण के प्रकीर्णन को विसरित परिवर्तन कहा जाता है। विसरित परिवर्तन किसे कहा जाता, तो धूल कणों तथा जल कणों द्वारा, अर्थात जबकि इन कणों का व्यास प्रवेशी सौरिक विकिरण की तरंगदैर्घ्य से लंबी होती विसरित चुंबकीय लघु तरंग सौरिक विकिरण के प्रकीर्णन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे है सूर्य के प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने में आत्मसात करने तथा उससे उष्मा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने में आत्मसात अर्थात अवशोषण करना, उसे
उष्मा ऊर्जा में बदलना की प्रक्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। आगे है जल वाष्प सौरिक विकिरण की अवरक्त विकिरण तरंग तथा बहिर्गामी दीर्घ तरंग को आसानी से तथा अधिक मात्रा में अवशोषित करती है, परंतु यह प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण की प्रावैग्निक तरंगों के लिए पारदर्शी होती है। आगे है अतः उनका अवशोषण नहीं कर पाती। आगे है मेघीय रातों में अर्थात मेघ आच्छादित रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। तो याद रखेंगे कि मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, किसकी अपेक्षा? तो साफ रातों की अपेक्षा। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को कौन अवशोषित करता? तो जलवाष्प अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप मेघीय रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस होती है। तो याद रखेंगे कि मेघीय रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस क्यों होती? क्योंकि बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेता, जिसके फलस्वरूप मेघीय रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस होती। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता और साफ रातें ठंडी महसूस होती। तो यह भी याद रखेंगे कि साफ रातों में ठंडी महसूस क्यों होती? तो अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता और साफ रातों में ठंडी महसूस होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में स्थित कणिकीय पदार्थों अर्थात धूल कणों तथा गैसों के अणुओं द्वारा प्रवेशी सौरिक विकिरण के कुछ भाग का विभिन्न दिशाओं में विसरण अर्थात फैलना तथा उनके बिखराव की प्रक्रिया को प्रकीर्णन प्रक्रिया कहते हैं। प्रकीर्णन आप लोग जानते होंगे कि डायरेक्ट याद रखेंगे किसी चीज़ का फैलाव, उसे प्रकीर्णन कहा जाता है। तो यहाँ है धूलकण और गैसों के अणुओं का फैलाव ही यहाँ प्रकीर्णन प्रक्रिया कहलाता है। आगे है ऊष्मा बजट अर्थात ऊर्जा संतुलन। सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर आने वाली विकिरण को प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हैं। सौरिक विकिरण किसे कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर आने वाली जो विकिरण है उसको प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हैं, जबकि पृथ्वी से वायुमंडल में होने वाली विकिरण को बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो एक था लघु तरंग सौरिक विकिरण और दूसरा है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने दोनों को समझ लिया होगा। आगे है पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट, जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण एवं पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विवरण है। इसे पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन कहा जाता है। अब आइए चलते हैं जीटी त्रिवार्थ के अनुसार ऊष्मा बजट किसे कहते हैं। पहला है प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण के माध्यम से प्राप्त करता है। तो पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से किस तरंग के माध्यम से प्राप्त करता? तो लघु तरंग के माध्यम से, जिसे ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया था। इस ऊष्मा ऊर्जा को 100% मान लिया जाए तो यह 100% उस सौरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर
पहुंचती है। इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होने वाली समस्त सौरिक ऊर्जा का 35% भाग अर्थात जिसमें कि धूलकणों द्वारा प्रकीर्णन 6%, बादलों द्वारा 27% तथा धरातलीय सतह से प्रत्यावर्तन 2% की प्रक्रिया द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है एवं वायुमंडल द्वारा अर्थात ओजोन, ऑक्सीजन आदि द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। याद रखेंगे 100% में 35% लौटा दिया गया, 14% ओजोन और ऑक्सीजन द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त 51% ऊर्जा के अंतर्गत 34% ऊर्जा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में, याद रखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो 51% ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें 34% ऊर्जा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में पाया जाता और शेष अर्थात 17% ऊर्जा विसरित दिवा प्रकाश के रूप में पाया जाता है। अब आगे है वायुमंडल की ऊष्मा बजट के अनुसार 48% सौरिक ऊर्जा होती है। वायुमंडलीय ऊष्मा बजट के अनुसार कितनी प्रतिशत सौरिक ऊर्जा होती? तो 48%, जिसमें 14% ऊर्जा परवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण के अवशोषण से प्राप्त होता और वहीं शेष अर्थात 34% ऊर्जा बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। अब दूसरा है बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का ऊष्मा बजट। तो आइए समझते हैं इसे। पृथ्वी भी अपनी सतह से दीर्घ तरंग के माध्यम से वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण करती है। तो याद रखेंगे पृथ्वी भी अपनी सतह से दीर्घ किस माध्यम से वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण करती? तो दीर्घ तरंग के माध्यम से। पृथ्वी से होने वाली पार्थिव विकिरण को प्रभावी विकिरण कहा जाता है। तो प्रभावी विकिरण किसे कहा जाता? तो पृथ्वी से होने वाली पार्थिव विकिरण को ही प्रभावी विकिरण कहा जाता। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा में से 23% ऊर्जा का धरातलीय सतह से दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वायुमंडल में लौटा दिया जाता और शेष में 23% विकिरण में से 6% ऊर्जा का वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता तथा 17% ऊर्जा सीधे शून्य में चली जाती है। आगे है पार्थिव ऊर्जा का 9% भाग संवहन एवं प्रक्षोभ में खर्च हो जाता है और 19% ऊर्जा वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है। यह ऊर्जा संघनन के बाद संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। इस तरह वायुमंडल द्वारा सूर्य से तथा पृथ्वी से प्राप्त कुल ऊर्जा 48% होती है जो विभिन्न रूपों में विकिरण द्वारा शून्य में चली जाती है। इसे आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है, तो आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। अब आगे है वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे कि वायुमंडल को गर्म रखने में कौन सा तरंग प्रमुख जिम्मेदार है? तो दीर्घ तरंग विकिरण। सूर्य के द्वारा प्रवेशी विकिरण तथा पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरित गृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कथन ए वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में
परिणत होती है। नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित अर्थात निकलती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाली उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इन दोनों अर्थात सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरितगृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब अगला प्रश्न है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर सी अर्थात केवल 1 और 3 के कारण से, अर्थात वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वहीं दूसरा है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। हवाई चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विश्व में सूर्याताप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। सूर्याताप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल एवं आर्द्रता का अभाव होता है, अतः कथन 1 एवं 3 सही है जबकि 2 गलत है। इस प्रकार विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्याताप को परावर्तित करता या करती है? तो इसका उत्तर सी नवताप हिम से आच्छादित भूमि। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो नवताप हिम से आच्छादित भूमि का है, जिसमें 75 से 95% एल्बिडो अर्थात परावर्तन होता है। बालू मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, वहीं धान की फसल युक्ति भूमि का एल्बिडो 3 से 15% तथा पेरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20% है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्बिडो से संबंधित है? तो इसका उत्तर है वापसी की शक्ति। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होगा, जिसका तात्पर्य है कि वह सौर किरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे वनों एवं मैदानों का एल्बिडो निम्न होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात केवल 2 सही है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है, अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यह बिल्कुल गलत है। सामान्यतः विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर
औसत तापक्रम कम होता जाता है, परंतु अधिकतम सूर्यातप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, इसलिए कथन भी सही नहीं है। अन्य प्रश्नगत कथन सही है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसका उत्तर है सी अर्थात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जिसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है, क्यों? तो विकिरण के कारण। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातों अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।